नमस्कार, स्वागत है आपका लर्न एवरीडे में। आज हम समझेंगे इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जो मंडल्स का ट्रायलेमा है उसके बारे में। मंडल का ट्रायलेमा क्या कहता है कि हर देश को अपने देश के अंदर तीन चीज़ों में से दो चुननी पड़ेंगी। फ्री कैपिटल मोबिलिटी, एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। सिर्फ दो आप साइमल्टेनियसली तीन में से चला सकते हैं, एक आपको छोड़ना पड़ेगा, हमेशा के लिए नहीं, उस टाइम पीरियड के लिए। प्रपोज बाय रॉबर्ट मंडल। अब इनका मतलब क्या है, ये जो फ्री कैपिटल मोबिलिटी, ये देखते हैं। देखिए, फ्री कैपिटल मोबिलिटी सिंपल ये कहता है नो रिस्ट्रिक्शंस और क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोज। एफडीआई एफपीआई जो बोरोइंग्स पे जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी ऐसा नहीं कि अपने देश से जो बाहर भी जा रहा है वो कैपिटल के इनफ्लो पे कोई भी रोक सरकार या सेंट्रल बैंक नहीं लगाएगा। इंटीग्रेट्स इकोनॉमी विद ग्लोबल मार्केट्स, इसका ये काम होता है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट, फिक्स आपने एक्सचेंज रेट आपका फिक्स्ड है, आपने गोल्ड से या डॉलर से पैक्ड कर दिया है। मैनेज्ड फ्लोट रिक्वायर्स फॉरेक्स रिजर्व इंटरवेंशन, इसमें मेजरली बैंक्स करते हैं, रिजर्व बैंक्स या सेंट्रल बैंक्स करते हैं। इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी, सेंट्रल बैंक सेट इंटरेस्ट रेट फॉर डोमेस्टिक गोल्ड, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो सेट करते हैं, आपको फिर उन पे अपना कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है ना, क्योंकि अगर आप लोग भूल गए हो तो मैंने यहाँ पे रखा है। देखिए, रेपो रेट सिंपल, आरबीआई लैंड्स टू द बैंक्स, आरबीआई लोन देता है बैंक्स को, तो उससे लिक्विडिटी आती है मार्केट में। अब अच्छा, ये ज़्यादा बढ़ा देता है उसका रेट, यानी जो रेट ऑन इंटरेस्ट ऑफ दैट, तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल रहता है, ठीक है, महंगाई में कमी आती है। अगर कम डिक्रीज कर देता है तो ग्रोथ में स्टिमुलेशन एक आता है, क्योंकि भाई लैंडिंग इजी हो गई तो बैंक्स भी इजीली लैंड कर पाएंगे, क्योंकि वो इजीली उनको मिल रहा है और रेट उनका डिक्रीज हो गया। ऐसे रिवर्स रेपो रेट होता है, जैसे हम बैंक्स पे पैसा रखते हैं, वैसे अगर बैंक्स सेंट्रल बैंक पे जो एक तरीके से वहाँ डिपॉजिट देते हैं, तो उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये जब बढ़ा देते हैं तो ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है मार्केट में, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये चीज़ की जाती है। ठीक है, आप फिर से इस पे आ जाइए, कंपोनेंट्स ऑफ इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। तो ये इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को समझाने के लिए मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से ये कंट्रोल होती है। एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट फिक्स कर दिया है, पैक कर दिया है, इससे होता है। फ्री कैपिटल मोबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑन क्रॉस बॉर्डर कैपिटल फ्लोस, इससे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये लगभग आप ये समझ लीजिए कि ट्राइंगल टाइप स्ट्रक्चर रहता है। इसमें से आप एक ही एज को पकड़ सकते हैं, क्योंकि एक एज पे दो है, तो या तो आप इस एज को पकड़ लें या इस एज को पकड़ लें, तो इस पे ये आपको दो मिल जाएंगे, या ये दो एजेस आप पकड़ लें जिस पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, अब उस पर देखते हैं। देखिए, फिक्स एक्सचेंज रेट हमने कर लिया, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी पकड़ ली, तो फ्री कैपिटल मोबिलिटी वहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये और ये साथ में चल रहा है। सेकेंड कॉम्बिनेशन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विद फ्री कैपिटल मोबिलिटी, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि आप को मेजरली आप डॉलर या किसी से पैक करेंगे तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी आपके हाथ से चली जाएगी। फ्री कैपिटल मोबिलिटी प्लस मॉनेटरी ऑटोनॉमी, ठीक, यानी यही इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, आपको एक्सचेंज रेट आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, आप उसको नहीं संभाल पाएंगे। तो मेजरली जो जितने सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इस पे ज़्यादा चलते हैं और बीच बीच में खेलते रहते हैं, फर्स्ट और सेकंड से, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द इकोनॉमी। मेजरली इस चीज़ को रखा जाता है। अगर ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे उनके एक्सचेंज रेट में दिखता है, तब ये चीज़ करी जाती है। सो प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इसका, इफ इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन यूएस कैपिटल इन फ्लो, करेंसी अप्रिसिएशन प्रेशर। ओके, इफ इंटरेस्ट रेट इज लेस देन यूएस रेट्स, तो कैपिटल आउटफ्लो होने लग जाएगा, यानी जहाँ से वहाँ कैपिटल जाने लग जाएगा, तो करेंसी डिप्रिशिएट होने लग जाएगी, जो जैसे रुपया गिरता है। फिक्स्ड पैक बिकम्स अनसस्टेनेबल अंडर फ्री कैपिटल मोबिलिटी। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया है। अब सेंट्रल बैंक की इंडिपेंडेंस पे भी कर लेते हैं, क्योंकि आरबीआई क्या होता है, कैसे, वो कल का हमने डिस्कस किया था, बट हम उस पर उसकी इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और इंडिया के केस में क्या है, मतलब वास्तविकता क्या है, उस चीज़ को भी देखते हैं।
गवर्नमेंट कंट्रोल रिड्यूसेस एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार फिजिकल पॉलिसी के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी होने लग जाएगी। मॉनेटरी पॉलिसी कई बार आज जैसा कि आपने देखा है उसमें फ्री वीज ये सारी होती है जो पब्लिक डिमांड के लिए होती हैं, इलेक्शंस में पीपल प्लीजिंग पॉलिसीज होती हैं। 1970s हाई इन्फ्लेशन एंड फिजिकल डोमिनेंस, ये देखा जा चुका है। डेवलप्ड कंट्रीज इंक्रीज ऑटोनॉमी, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं वो सेंट्रल बैंक से काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट कर दी, ठीक है, वहाँ इंटरफेयर नहीं करती गवर्नमेंट। ट्रेड ऑफ्स, इन्फ्लेशन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट, ये चीज़ मैनेज रहती हैं, इससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और उस टाइम की गवर्नमेंट की डिमांड से उसका कोई लेना देना नहीं रहता, तो वो एक अच्छे फ्लो में चलता रहता है। अब इंडिया का केस क्या है, ठीक है, बजट का जो गवर्नमेंट बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है, ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। टी टैक्सेस हैं, ये फॉर्मूला है जिससे चलता है सब, ठीक है। बी बोरोइंग और डी मनी क्रिएशन, ठीक है, ये तो रेवेन्यू जो जनरेट होगा, बाकी जो ये फिजिकल डेफिसिट है वो बोरो किया जाएगा सिक्योरिटीज के रूप में, ठीक है। सो बोरोइंग्स फ्रॉम आरबीआई इंक्रीजेस मनी सप्लाई, दिस इज द केस इन इंडिया। अब जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आरबीआई से लोन लेते हैं और उसको पे करते हैं, और फिर आरबीआई जब प्रॉफिट कमाता है, खैर आरबीआई और भी तरीक़ों से प्रॉफिट कमाता है, तो उसमें से डिविडेंड भी आता है गवर्नमेंट को। सो वही केस है, डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई टू गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 47, क्योंकि हमारे यहाँ वो एक पीएसयू जैसा ही है। प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड आफ्टर प्रोविजंस, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, स्टाफ फंड्स, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड लेंडिंग ऑपरेशंस, तो इससे डिविडेंड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट को। दिस इज हाउ मंडल्स ट्रिलेमा वर्क्स, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कई जगह डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम आता है, स्पेशली मीन्स में आपके आंसर में आपको ये आना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, इसी तरह समझते रहिए, पढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।